कहानी शुरू होती है साल 2014 से। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी। इस सीरीज के पहले मैच में जो एडिलेड में खेला जाना था, टीम की कैप्टनसी विराट कोहली के पास थी। मुंबई में बीसीसीआई अवार्ड्स का फंक्शन था और उसके खत्म होने के ठीक बाद टीम को होटल जाकर चेंज करना था और रात में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट भी लेनी थी। जब सभी खिलाड़ी होटल के लिए निकल रहे थे, रवि शास्त्री ने आदेश दिया कि होटल पहुंचकर एक क्विक मीटिंग करते हैं। शास्त्री ने बोला, देखो, मैं बहुत साल ऑस्ट्रेलिया गया और मैं देखा है कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं। हम वहां जाकर अपना यूजुअल क्रिकेट खेलेंगे तो वापस खाली हाथ आना पड़ेगा बॉस। हमें घंटा नहीं मिलने वाला कुछ भी। वो एक एग्रेसिव स्टेप लेते हैं तो हमको 2 लेना पड़ेगा। उसमें से कोई 1 गाली देता है तो उसको 3 गाली दो। वो 1 बाउंसर मारता है तो तुमको 3 तो मारना ही होगा। और ये बाउंसर फील्ड पर भी आएगा और फील्ड के बाहर भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो सिर्फ अग्रेशन जिता सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की फ्लाइट पर टीम में एक भी लड़का ऐसा जाए जिसको डर लगता है। टीम को साफ मैसेज मिल चुका था। अश्वमेध का रथ यूं ही नहीं रुकने वाला था। उसके लिए सारी ताकत झोंक देनी थी। विराट कोहली को ऐसी सिचुएशंस बहुत पसंद थी और इसके कई सबूत हमें मिलने वाले थे। एडिलेड में एक नई इंडियन टीम की झलक दिखी। ऑस्ट्रेलिया ने जब चौथे दिन का खेल खत्म किया तो वो 363 रनों की लीड ले चुके थे। हमें मालूम था कि अगर दिन के एंड पर नहीं हुआ तो सुबह सुबह वो डिक्लेयर कर ही देंगे। सुबह टीम मैदान पर पहुंची और पहली बार विदेश में कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने टीम को एड्रेस किया। आई डोंट केयर हमें क्या टारगेट मिलता है, हम चेस करने में पूरी ताकत लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो लीड थी उस पर डिक्लेरेशन हो जाता तब भी 4 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन कोहली जीत के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। बाद में कोहली ने श्रीधर को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। चौथे दिन के बाद जब टीम वापस होटल जा रही थी, धोनी और विराट कोहली की बात हुई। भाई मुझे लगता है कि हमें ड्रॉ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड रन रेट देखा है तूने? बहुत आराम से चेज हो जाएगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा चिप इन करेगा, ये 50 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। देख विराट, तू ये चेज कर लेगा, मुझे भी मालूम है, और तुझे भी। तू जैसा प्लेयर है तू कर लेगा, लेकिन एज अ कैप्टन तुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि तेरी टीम कैसी है और वो क्या क्या कर सकती है। क्या टीम के बाकी प्लेयर्स इतने केपेबल हैं कि वो टेस्ट मैच के लास्ट डे पर 360 चेज कर लें? तेरा जो भी डिसीजन हो उसमें इस बात को जरूर स्पेस देना कि तेरे बाकी 10 प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है। पर भाई मेरे को एक बात बताओ, हम चेज कर सकते हैं या नहीं? ये अपने को तभी तो मालूम पड़ेगा ना जब हम ट्राई करेंगे। हमने अभी तक ऐसा कभी किया ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा ट्राई करने का सोचा ही नहीं ना। मैं बोलता हूं करते हैं, इसको चेज करते हैं, मालूम पड़ेगा ना हम कितने पानी में। आर श्रीधर मानते हैं कि ये वो मौका था जब टीम को समझ में आने लगा था कि आने वाले समय में विराट कोहली की कप्तानी में उन्हें किस दर्जे का क्रिकेट खेलना था। कि पुराने प्लेयर्स के बीच कभी कभी कुछ इस तरह की तस्वीरें बन जाती है। वहीं अगर हम टीम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ियों की बात करें तो किसी टीम में जब एक नए प्लेयर की एंट्री होती है तो वो अपने साथ एक नया माहौल लेकर आता है। नए खिलाड़ी पर कैसा भी कोई लोड नहीं होता, ना उस पर किसी राइवलरी का बोझ होता है और ना ही उसके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल होता है कि फलाने मैदान पर मैं चलता हूं और फलाने पर नहीं। बहुत से मौकों पर उनकी बातें, उनका थॉट प्रोसेस इतना अलग होता है कि वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे 2020-2021 के ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान एक मैच में संजू सैमसन ने ऐसा आइडिया दिया कि सारा मामला ही पलट गया और टीम को फायदा हुआ। T20 सीरीज के पहले मैच में बैटिंग करते हुए जडेजा की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। अब टीम यही सोच रही थी कि आखिर जडेजा अपने ओवर और बाकी वक्त फील्डिंग कैसे करेगा। संजू सैमसन का दिमाग चल गया। सैमसन ड्रेसिंग रूम में बोला, सर लास्ट ओवर में बॉल जड्डू के हेलमेट पर लगी थी तो हम उसका कंकशन सब लेकर चहल को उतार सकते हैं। जड्डू का हैमस्ट्रिंग वैसे भी खिंचा हुआ है, चहल बॉलिंग तो करेगा, ये फील्डर भी सही है। किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई थी सिवाय संजू सैमसन के, जो अपना मात्र 5वां T20 इंटरनेशनल खेल रहा था। उस मैच में जडेजा के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में युजवेंद्र चहल को उतारा गया और चहल ने 4 ओवर में 3 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। अब ये छोटा सा एग्जांपल है कि एक नया दिमाग कितना काम का होता है, क्योंकि वो बहुत सारी मच और झिक से मुक्त होता है। अपनी किताब में आर श्रीधर ने यह भी बताया कि कैसे 2008 में उन्होंने शिखर धवन, अभिषेक नायर, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और रविंद्र जडेजा को तब कोच किया था जब ये सारे प्लेयर्स बच्चे थे और इंडिया ए टीम का हिस्सा थे। और आगे चलकर इनमें से एक प्लेयर रविंद्र जडेजा को श्रीधर ने शानदार फील्डर तो डिक्लेयर किया, लेकिन टीम इंडिया का फील्डिंग कोच बनते ही उसका स्लिप में खड़ा होना बंद करवा दिया। जनवरी 2008 में आर श्रीधर को डेव वॉटमोर का कॉल आया और श्रीधर ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऑल विमेन लेवल 1 कोर्स में बतौर फैकल्टी मेंबर काम करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको लेकर श्रीधर काफी एक्साइटेड भी थे। इसी कैंप में काम करते हुए आर श्रीधर को पहली बार फील्डिंग कोच का असाइनमेंट दिया गया।
इसके बाद उन्होंने कोचिंग की इस फील्ड पर ध्यान देना शुरू किया और ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने फील्डिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। साल 2008 के अंत तक आते आते श्रीधर को फिर से एनसीए पहुंचना पड़ा। इस बार उन्हें कुछ ही दिन में इंग्लैंड के टूर पर जाने वाले इंडिया ए के खिलाड़ियों के साथ काम करना था। यहीं पर उन्होंने शिखर धवन, अभिषेक नायर, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और रविंद्र जाडेजा जैसे खिलाड़ियों को कोच किया। कुछ ही समय में श्रीधर ने अंडर 19 कैंप को भी कोच किया, जहां उन्हें मनीष पांडे, युजवेंद्र चहल, वरुण आरन, केएल राहुल और सौरभ तिवारी जैसे लड़के मिले। तो ये श्रीधर के उन बढ़ते कदमों की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम पर पहुंचना चाह रहे थे, और ऐसा हुआ भी। अगले 6 साल तक एनसीए के साथ जुड़े रहने के बाद श्रीधर को 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम में फील्डिंग कोच के रूप में बुलाया गया। उस वक्त टीम के हेड कोच हुआ करते थे डंकन फ्लेचर, और टीम में फील्डिंग की सिचुएशन ये थी कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग करते थे। श्रीधर ने टीम का हिस्सा बनते ही शुरुआती दिनों में ही डंकन फ्लेचर से बात की और कहा, डंकन, हैव यू सीन जॉन्टी रोड्स एवर इन द स्लिप्स? व्हाई डज जाडेजा स्टैंड एट थर्ड स्लिप? हाउ मच स्लिप कैचिंग हैज ही प्रैक्टिस्ड? इट्स अ स्पेशलाइज्ड कैचिंग पोजीशन व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस। और यहां से जाडेजा की फील्डिंग पोजीशन बदली और फिर वो स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग करते हुए कभी भी नहीं देखे गए। जडेजा को लेकर आज श्रीधर एक और कहानी सुनाते हैं। यह बात है 2020-2021 के उस टूर की जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। यह सीरीज ऐसे समय में खेली जा रही थी जब दुनिया चल नहीं बल्कि रेंग रही थी। कोविड-19 के चलते दुनिया भर में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, यहां तक कि टीम को प्रैक्टिस करने के लिए भी निकलने को नहीं मिल पा रहा था। ऐसे नो एक्टिविटी के समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और सिडनी में वनडे मैच खेला जा रहा था। भारतीय टीम बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही थी, लेकिन मैच में जडेजा ने जो कैच छोड़ा वो तो बहुत ही शॉकिंग था। जब आप रविंद्र जाडेजा जैसे स्टार फील्डर को इतना आसान कैच छोड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में और कुछ देखने को बचा ही नहीं है। जब मैच खत्म हुआ तो जडेजा श्रीधर के पास आए और बोले, सॉरी श्री भाई, वो कैच छूट गया मुझसे। हालांकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि प्लेयर से जब कैच छूट जाए तो कभी तो वो कहता है कि लाइट्स की वजह से बॉल नहीं दिखी, कभी कोई कहता है कि जूतों के स्पाइक स्लिप कर गए, कोई कहता है कि बॉल हवा में स्विंग कर गई। लेकिन जडेजा ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपनी गलती मानी और सभी के सामने मानी। जब उसने श्रीधर से ये बात कही, उस जगह पर और भी कई सारे प्लेयर्स खड़े थे। एक सीनियर खिलाड़ी का ऐसा सरेआम अपनी गलती मानना टीम में अच्छा मैसेज देता है। और कैनबरा में खेले गए अगले ही मैच में जडेजा ने शानदार कैच पकड़ा। कैमरन ग्रीन ने स्वीप मारा और जडेजा डीप बैकवर्ड स्क्वायर से भाग कर आए और डाइव मारकर कैच पकड़ा। श्रीधर इस पर बहुत ही सीधी और सच्ची बात कहते हैं। एक टॉप प्लेयर की यही तो निशानी होती है कि जब आप गलती करते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई बहाना नहीं मारते, और फिर बगैर हार माने आप आगे बढ़ते हैं और गलतियों को पीछे छोड़कर एक बार फिर अपना 100% देने में जुड़ जाते हैं। सिडनी में जब कैच छूटा, जडेजा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज खराब नहीं होने दी और अगले मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी। ये थी एक गन फील्डर और मैदान में हमेशा सुपर चार्ज रहने वाले रविंद्र जडेजा की कहानी। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो जडेजा जैसे नेचुरल फील्डर्स नहीं होते, उन पर ढेर सारा काम करना पड़ता है। उनमें कदम दर कदम बदलाव लाते हुए उन्हें बेहतर बनाना पड़ता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक फील्डिंग कोच को करना ही क्या होता है, उसे बस कैचिंग करवानी होती है, खिलाड़ियों को दौड़ाना होता है, तो आप बहुत गलत है। भारतीय टीम में जब चहल की एंट्री हुई तो साल 2016 चल रहा था। साल भर में ही चहल लिमिटेड ओवर्स के खेल में भारतीय टीम के परमानेंट मेंबर बन चुके थे और 2018 तक चहल और कुलदीप यादव को कुलचा का नाम मिल चुका था। लिमिटेड ओवर्स में ये जोड़ी सॉलिड बन चुकी थी और 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ये टीम के प्लान्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। रवि शास्त्री ने श्रीधर को ब्रीफ किया, देख, अगर कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता तो ये कुलदीप और चहल ये वर्ल्ड कप में खेलेंगे। मेरे को ये फिट चाहिए। दोनों का फील्डिंग में जो भी इशू है उसको खत्म करें और अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। कुलदीप और चहल भले ही स्पिन पार्टनर बन चुके थे, लेकिन दोनों बहुत अलग थे। दोनों के बारे में श्रीधर बोलते हैं, कुलदीप स्लो एथलीट था, उसके पास स्पीड नहीं था, और चहल सीखिया पहलवान था, उसकी हथेली में हड्डियां ही थी, मांस गायब था। दोनों पर बहुत सारा काम करना था और मैं अपना सर पीट रहा था। चहल के साथ ये प्रॉब्लम थी और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। उनकी उंगलियों पर कई फ्रैक्चर हो चुके थे और ऐसे में समझ में आता था कि वो क्यों तेज बॉल के सामने हाथ डालने में झिझकते थे। उनकी उंगलियों की ये हालत थी कि तमाम फ्रैक्चर्स के चलते वो कैच लेते समय अपनी हथेलियों से कप का शेप ठीक से नहीं बना पाते थे। इसके अलावा एक परेशानी और थी। चहल के शरीर को देखते हुए श्रीधर को यह भी समझ में आ गया था कि उन्हें बहुत वर्कलोड भी नहीं दिया जा सकता था। तो फैसला यह लिया गया कि चहल का प्लेइंग टाइम कम किया जाएगा
वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में थी। 3 T20 और 5 वनडे मैच होने थे। चहल ने सिर्फ इनमें से 3 मैच खेले। बाकी के टाइम में चहल के लिए फील्डिंग कैंप लगाया गया जो 3 हफ्ते लगातार चला। इस दौरान श्रीधर की सबसे बड़ी कोशिश यही रही कि खिलाड़ियों को फील्डिंग के फिजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार करना था, क्योंकि यह जरूरी होता है कि दिमाग ऐसा सोचे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। एक बार ऐसा हो जाए फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शंकर बासु और फिजियो पैट्रिक फहार्ट ने मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया और तय किया कि चहल को कितना पुश करना है। सबसे पहले उनकी कैचिंग पर काम किया गया। अलग अलग वेट की और अलग अलग कलर्स की बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस करवाई गई। सबसे पहले हल्की गेंदें यूज की गई जिससे वो अपनी हथेलियों से कप का शेप बनाने में कंफर्टेबल महसूस करें। इसके बाद धीरे धीरे बॉल का वजन बढ़ाया गया। इसके बाद उसने रिवर्स कप बनाना शुरू किया और मामला ट्रैक पर आता गया। श्रीधर ने यह बात जरूर कही कि उन्हें बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि उसकी बाजू बहुत स्ट्रांग थी। चहल के जो थ्रो आते थे वो टीम में कई मजबूत प्लेयर्स के मुकाबले तेजी से आते थे। 3 हफ्तों के बाद चहल वर्ल्ड कप में गए और उनकी फील्डिंग में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब 2020 में वो टीम के साथ न्यूजीलैंड गए तो सब्स्टिट्यूट फील्डर्स में वो कप्तानों की सबसे पहली पसंद बन गए। टूर पर कोहली ने 3 मैचों में और राहुल और रोहित ने एक इनिंग्स में कप्तानी की और सभी ने सब्स्टिट्यूट के लिए चहल को ही मांगा। ये सब कुछ देखकर श्रीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि न केवल उन्होंने दिया गया टास्क बढ़िया से कंप्लीट किया बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक और अच्छा फील्डर दिया। रविंद्र जडेजा और यूजी चहल, एक नेचुरल फील्डर और दूसरा वो जिस पर आर श्रीधर समेत पूरे सपोर्ट स्टाफ को ढेर सारा काम करना पड़ा, किंग कोहली और सबके लाडले चहीते ऋषभ पंत। साल 2014 में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी। इस टूर पर टेस्ट सीरीज की 10 पारियों में विराट कोहली ने मात्र 134 रन बनाए थे। आर श्रीधर उस टाइम टीम के साथ नहीं थे और वो सारा एक्शन इंडिया में बैठकर टीवी पर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कमाल का बल्लेबाज 1-2 नहीं बल्कि हर बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदें खेलने पर मजबूर सा मालूम दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिमी एंडरसन ने कोई जादू किया हुआ था। उस वक्त तक कोहली को वनडे क्रिकेट खेलते हुए 6 और टेस्ट क्रिकेट में 3 साल हो चुके थे, लेकिन वहां उनके साथ जो हो रहा था वो परेशान करने वाला था। इस वक्त डंकन फ्लेचर भारतीय टीम के कोच थे और बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया हुआ था। शास्त्री ने संजय बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर को टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के रोल्स के लिए हैंडपिक किया और इन्हें टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद टीम के साथ जुड़ना था। श्रीधर और कोहली एनसीए के चलते एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रोल में आर श्रीधर की विराट कोहली से इन हालातों में पहली मुलाकात हुई। टेस्ट सीरीज के अगले ही दिन श्रीधर लंदन पहुंचे। यहां से टीम के साथ वो ब्रिस्टल आए जहां पहला वनडे मैच होना था। श्रीधर ने होटल में अपना सामान अनपैक करना शुरू ही किया था कि उनके कमरे के फोन की घंटी बजी। हेलो श्री भाई, विराट दिस साइड, बाहर चलें क्या खाना खाने? आए विराट, श्योर, व्हाट टाइम? आप बोलो, 1-1.5 घंटे में चलते हैं। डन विराट, आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स। अच्छा श्री भाई, भरत भाई को भी बोलो ना आने को। कूल, आई विल टॉक टू हिम। ओके, मिलते हैं। श्रीधर कहते हैं कि विराट हमेशा से खुद को मजबूत और बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो उस गाइडेड मिसाइल की तरह हो गए जिसे अपने टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। उस दिन के बाद से विराट कोहली एक ओलंपिक एथलीट की तरह काम करने लगे। उन्होंने अगले 4 साल के लिए टारगेट सेट किए और उन पर काम करना शुरू किया और इंग्लैंड के अगले टूर में कोहली ने 600 के आसपास रन बना डाले। कोहली के इस पूरे ट्रांजिशन में उनके खुद के अलावा और भी कई लोगों का योगदान था। इसमें बहुत बड़ा रोल रवि शास्त्री का भी था। उन्होंने ही विराट को यह सलाह दी कि बैटिंग करते हुए उन्हें मिडल के बजाय ऑफ स्टंप का गार्ड लेना चाहिए, जिससे वो चौथे या छठे स्टंप के कॉरिडोर की गेंदों से छेड़छाड़ न करते फिरें। विराट कोहली के साथ सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो चीजें बेहतर करने के लिए एक्सपेरिमेंट से कतराते नहीं थे। उन्होंने इस पर काम किया और उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वाली जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर पाने में कामयाब हुए। विराट इस बात को हमेशा मानते थे कि वो पूरी तरह से बैटिंग क्रीज के मालिक थे और वहां वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने संजय बांगड़ और रवि शास्त्री से कितनी बार बातचीत की कि वो क्रीज का कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। इस ऑर्डर में विराट ने एक काम और किया। टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु को विराट ने यह जिम्मेदारी दी कि वो जितनी तेज हो सके गेंदें फेंके। विराट खुद को एक्सट्रीम पेस के लिए तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद के लिए वो तैयार रहे। फिर अगर कोई 150 की स्पीड से भी गेंद फेंकेगा तो उनके पास उसे खेलने के लिए वक्त ही वक्त होगा।
उधर रघु भी थ्रो डाउन एंजॉय करते थे। किसी बैटर के शरीर पर गेंद लगती थी तो रघु को मजा आता था, और विराट को जरा भी हिचक नहीं थी कि नेट्स में वो गेंदें मिस कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वो नेट्स में खराब पोजीशन में दिखेंगे, क्योंकि वो खुद को तैयार कर रहे होते थे। आर श्रीधर ने कोहली को बहुत करीब से देखा था। वो बताते हैं कि कोहली किसी इंपॉर्टेंट टूर के लिए कैसे तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो शुरुआती दिनों में लंबे लंबे नेट सेशन करेंगे। पिच, मौसम और गेंद के मुताबिक खुद को ढालने के लिए एक दिन में वो 250 से 300 गेंदें खेल डालेंगे। भले ही वो नेट्स में हों, लेकिन वहां भी खराब शॉट खेलने पर खुद को कोसेंगे। वो तुरंत दूसरों से पूछेंगे कि वो कैसे खेल रहे हैं और किन चीजों पर और काम कर सकते हैं। ये उनकी टेस्ट से पहले की तैयारी होती है। फिर जब टेस्ट मैच शुरू हो जाते हैं तो उनके सेशंस की ड्यूरेशन कम होती जाती है। अब वो क्रिस्प नेट सेशंस करना शुरू करेंगे और उन्हें मालूम होगा कि अपनी बैटिंग के किस एस्पेक्ट पर उन्हें काम करना है, और वो उसी से जुड़ जाएंगे। विराट कोहली नेट्स में टाइम बिताना और अपनी बैटिंग पर काम करना कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि 2014 में ब्रिस्टल में जो पहला वनडे खेला गया था ना, वो बारिश से धुल गया। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, लेकिन विराट कोहली इंडोर नेट्स में प्रैक्टिस करने चले गए। ये है विराट कोहली का हाल। और फिर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत में भयानक टैलेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब ये तो उसी वक्त पता चल गया था जब उन्हें टीम में MS धोनी के रहते हुए इंडिया की T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। वो जब टीम में आए थे, उनकी कीपिंग बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि इसमें ना उनकी गलती थी और ना ही उन्हें मिली कोचिंग की। असल में उन्होंने जिन बॉलर्स के साथ कीपिंग की थी वो वर्ल्ड क्लास थे ही नहीं। लिहाजा ये तय था कि ऋषभ पंत को बहुत मेहनत करनी थी, और आर श्रीधर ने उन्हें अपना प्रोजेक्ट बना लिया। श्रीधर को कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि ऋषभ मेहनत तो करते हैं, लेकिन 100% नहीं। वो 1-8% काम की गुंजाइश हमेशा छोड़ देते हैं। ऋषभ को टेस्ट टीम के लिए 2018 में बुलाया गया। उन्होंने इंडिया ए के लिए झोला भर भर के रन बनाए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पहली पारी में 5 प्लेयर्स आउट किए और फिर सीरीज के आखिरी टेस्ट में शतक लगा दिया। इसके बाद घर आकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खूब रन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी जडेजा और अश्विन की गेंदों पर कीपिंग करने में। फिर उनकी सारी परेशानियों पर काम शुरू हुआ 2019 विश्व कप के बाद। वेस्ट इंडीज के टूर के बाद टीम को बांग्लादेश जाना था। इन सभी मैचों के लिए रिद्धिमान साहा को टीम में रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस दौरान पंत के लिए कैंप रखा गया था। ऋषभ ने अगले 7 महीने जी तोड़ मेहनत की। उनकी कीपिंग काफी बेहतर हो गई थी। वो अच्छा मूव करने लगे थे, लेकिन कसर अभी भी बाकी थी। प्रॉब्लम यह थी कि वो कुछ सलाहों पर ध्यान दे रहे थे और कुछ को अवॉइड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सपोर्ट स्टाफ के इनपुट से ज्यादा अपने उस गेम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे जिसके बलबूते वो वहां तक पहुंचे थे। आर श्रीधर कहते हैं कि कई ऐसे मौके भी आए जहां पे वो अपने बाल नोचने लगते थे, लेकिन वो जानते थे कि फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा जाहिर करने से बात नहीं बनने वाली थी। श्रीधर ने एक तरीका इजाद किया। 2020 में न्यूजीलैंड टूर के लिए ऋषभ को बुलाया गया। वहां ऋषभ प्रैक्टिस कर रहे थे और श्रीधर ने सुझाव देने बंद कर दिए, इनपुट देने बंद कर दिए। ऋषभ बॉल कलेक्ट करने में गलती करे या बॉल कलेक्ट ही ना कर पाए तो भी वो कुछ बोलते नहीं थे। ऋषभ का दिमाग तेज है, तो उन्होंने कुछ ही देर में भांप लिया कि मामला कुछ गड़बड़ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीधर उनसे नाराज है, लेकिन श्रीधर चाहते थे कि पंत खुद से आकर उनसे सवाल पूछे। लेग स्टंप की लाइन से बाहर गिरी गेंदें पकड़ते हुए ऋषभ को प्रॉब्लम आ रही थी। इस दौरान बहुत कम गेंदें ऐसी थी जो उनके दस्तानों में फंस रही थी, लेकिन इस पूरे दौरान श्रीधर ने पंत से कुछ कहा ही नहीं। थोड़ी देर में वो आया और बोला, क्या सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बताइए ना मैं क्या करूं। इसके जवाब में श्रीधर ने कहा, अपना सर लेकर जाना जिधर बॉल जा रही है, फिर तेरे बॉडी अपने आप उधर ही जाएगी। इसके बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो श्रीधर ने बताया। अब मामला ठीक होने लगा। उसके हाथ उसके शरीर के नजदीक थे और अब गेंदें छूट नहीं रही थी। कहानी शुरू होती है साल 2014 से। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी। इस सीरीज के पहले मैच में जो एडिलेड में खेला जाना था, टीम की कैप्टनसी विराट कोहली के पास थी क्योंकि धोनी इंजर्ड चल रहे थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसी सीरीज के खत्म होने से पहले ही धोनी टेस्ट मैचों से खुद को अलग कर लेंगे। इसके बाद कप्तानी के लिए विराट कोहली एक नेचुरल चॉइस बन गए। श्रीधर कहते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि भारतीय टीम 2016 से 2021 तक साल के अंत पर पहले रैंक की टीम बनी होती थी। और यह बात तो हर कोई जानता है कि नंबर 1 पर पहुंचना तो फिर भी आसान होता है, वहां बने रहना सबसे मुश्किल काम होता है। इंडिया ने ऐसा 5 साल लगातार किया। इस सब की शुरुआत 2014 से होती है क्योंकि इसी वक्त श्रीधर ने भारतीय टीम का हाथ थामा था।
मुंबई में बीसीसीआई अवार्ड्स का फंक्शन था और उसके खत्म होने के ठीक बाद टीम को होटल जाकर चेंज करना था और रात में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट भी लेनी थी। जब सभी खिलाड़ी होटल के लिए निकल रहे थे, रवि शास्त्री ने आदेश दिया कि होटल पहुंचकर एक क्विक मीटिंग करते हैं। शास्त्री ने बोला, देखो, मैं बहुत साल ऑस्ट्रेलिया गया और मैं देखा है कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं। हम वहां जाकर अपना यूजुअल क्रिकेट खेलेंगे तो वापस खाली हाथ आना पड़ेगा बॉस। हमें घंटा नहीं मिलने वाले कुछ भी। वो एक एग्रेसिव स्टेप लेते हैं तो हमको 2 लेना पड़ेगा। उसमें से कोई 1 गाली देता है तो उसको 3 गाली दो। वो एक बाउंसर मारता है तो तुमको 3 तो मारना ही होगा। और ये बाउंसर फील्ड पर भी आएगा और फील्ड के बाहर भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो सिर्फ अग्रेशन जिता सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की फ्लाइट पर टीम में एक भी लड़का ऐसा जाए जिसको डर लगता है। टीम को साफ मैसेज मिल चुका था। अश्वमेध का रथ यूं ही नहीं रुकने वाला था। उसके लिए सारी ताकत झोंक देनी थी। विराट कोहली को ऐसी सिचुएशंस बहुत पसंद थी और इसके कई सबूत हमें मिलने वाले थे। एडिलेड में एक नई इंडियन टीम की झलक दिखी। ऑस्ट्रेलिया ने जब चौथे दिन का खेल खत्म किया तो वो 363 रनों की लीड ले चुके थे। हमें मालूम था कि अगर दिन के एंड पर नहीं हुआ तो सुबह सुबह वो डिक्लेयर कर ही देंगे। सुबह टीम मैदान पर पहुंची और पहली बार विदेश में कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने टीम को एड्रेस किया। आई डोंट केयर हमें क्या टारगेट मिलता है, हम चेस करने में पूरी ताकत लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो लीड थी उस पर डिक्लेरेशन हो जाता तब भी 4 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन कोहली जीत के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। चौथे दिन के बाद जब टीम वापस होटल जा रही थी, धोनी और विराट कोहली की बात हुई। भाई मुझे लगता है कि हमें ड्रॉ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड रन रेट देखा है तूने? बहुत आराम से चेज हो जाएगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा चिप इन करेगा, ये 50 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। देख विराट, तू ये चेज कर लेगा, मुझे भी मालूम है और तुझे भी। तू जैसा प्लेयर है तू कर लेगा, लेकिन एज अ कैप्टन तुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि तेरी टीम कैसी है और वो क्या क्या कर सकती है। क्या टीम के बाकी प्लेयर्स इतने केपेबल हैं कि वो टेस्ट मैच के लास्ट डे पर 360 चेज कर लें? तेरा जो भी डिसीजन हो उसमें इस बात को जरूर स्पेस देना कि तेरे बाकी 10 प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है। पर भाई मेरे को एक बात बताओ, हम चेस कर सकते हैं नहीं? ये अपने को तभी तो मालूम पड़ेगा ना जब हम ट्राई करेंगे। हमने अभी तक ऐसा कभी किया ही नहीं है क्योंकि हमने ऐसा ट्राई करने का सोचा ही नहीं ना। मैं बोलता हूं करते हैं, इसको चेस करते हैं, मालूम पड़ेगा ना हम कितने पानी में। और जैसा हमने सोचा था, ऑस्ट्रेलिया ने 364 रनों पर डिक्लेयर कर दिया। चेस करते हुए अच्छे खासे समय तक इंडिया टॉप पर रही। मुरली विजय और विराट कोहली ने टीम को ट्रैक पर बनाए रखा। कोहली ने मैच की दूसरी सेंचुरी मारी और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए और टीम को जीत सामने दिखाई देने लगी। लेकिन फिर नेथन लायन स्पीड ब्रेकर बनके सामने आ गए। टीम इंडिया के ब्रेक्स लगते गए और टीम 46 रनों से मैच हार गई। इस हार के बावजूद आर श्रीधर मानते हैं कि यह वो मौका था जब टीम को समझ में आने लगा था कि आने वाले समय में विराट कोहली की कप्तानी में उन्हें किस दर्जे का क्रिकेट खेलना था। और फिर सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली को लगभग परमानेंट रूप से कप्तानी मिल गई क्योंकि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद कोहली ने सिडनी टेस्ट में पुजारा को ड्रॉप कर दिया। कोहली को इस बात से खास प्रॉब्लम थी कि पुजारा जरूरत से ज्यादा धीरे खेलते हैं और उनका स्कोरिंग रेट टीम के स्कोरिंग रेट को अफेक्ट करता है। अगली सीरीज अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होनी थी और उसके भी पहले 2 मैचों में पुजारा को जगह नहीं मिली। श्रीधर कहते हैं कि विराट समेत हम सभी चाहते थे कि पुजारा तेज रन बनाए जिससे गेम आगे बढ़ता रहे। आखिरी मैच में जब उन्हें टीम में जगह मिली तो उनकी पोजीशन में भी बदलाव किया गया। पुजारा से मैच में ओपनिंग कराई गई। अब पुजारा समझ चुके थे कि टीम उनसे चाहती क्या है। उन्होंने अपने गेम को बदला, पैरों का इस्तेमाल बढ़ाया और रन रेट में तेजी लाई। फिर 2016 से पुजारा टीम के परमानेंट हिस्सा बन गए। पुजारा के बारे में एक मजेदार कहानी है। ऐसा नहीं है कि टीम जबरदस्ती उनसे तेज रन बनवाना चाहती थी। असल में रवि शास्त्री और कोहली को यह मालूम था कि पुजारा तेज रन बना सकते थे, बस उन्हें एक धक्के की जरूरत होती है। ऐसे ही 2019 में विशाखापट्टनम में खेले जा रहे एक मैच के दौरान रवि शास्त्री बालकनी में बैठ के मैच देख रहे थे। टीम को तेज रन चाहिए थे। रोहित शर्मा ने पहली इनिंग्स में 100 मारा और वो फिर रन बना रहे थे, जबकि पुजारा 61 बॉलों में 8 रन बना के खेल रहे थे। रवि शास्त्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक प्लेयर को बुलाया और बोले, जैसा मैं बोल रहा हूं एकदम वैसा का वैसा पुज्जी को बोल क्या, उसको बोल अबे लूना से उतर और हार्ले डेविडसन पे बैठ। इसके बाद पारी का एक हिस्सा ऐसा आया जिसमें पुजारा ने रोहित शर्मा से भी ज्यादा रन बना डाले। रवि शास्त्री का अग्रेसिव नेचर, उनकी नो नॉनसेंस अप्रोच, बम्बैया स्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है टीम इंडिया के पीक पर पहुंचने में। इंग्लैंड के 2018 वाले टूर पर इंडिया ने पहला वनडे मैच जीत लिया था और सीरीज जीतने के मकसद से वो लॉर्ड्स पहुंच चुकी थी। पहले फील्डिंग करते हुए इंडिया ने 322 रन दे डाले। टीम को मालूम था कि ना ही बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी और ना ही फील्डिंग में उन्होंने कोई तोप मारी थी, लेकिन सभी को यह विश्वास था कि उनकी टीम इस टारगेट को बड़े आराम से चेस कर सकती थी।
जब तक क्रीज पर विराट और रैना थे, इंडिया गेम में थी। लेकिन फिर विकेट्स गिरने शुरू हुए और कुछ देर में धोनी और स्पेशलिस्ट बॉलर्स बैटिंग करते दिखने लगे। ये वही पारी थी जिसमें धोनी ने 10,000 वनडे रन पूरे किए थे, लेकिन उसी पारी में उन्होंने खुद को रन बनाने से रोक सा लिया था। जब 13 रन प्रति ओवर की रिक्वायरमेंट थी, धोनी 6 ओवर में 20 रन बना रहे थे। हर कोई उनके 10,000 रन के रिकॉर्ड टूटने के लिए खुश था, लेकिन हर कोई यह भी जानना चाह रहा था कि वो ऐसे शेल में क्यों चल रहे थे। रवि शास्त्री गुस्से से भरे हुए थे, इसलिए नहीं कि टीम 86 रन से मैच हार गई, बल्कि इसलिए कि टीम जिस तरह से हारी थी, चैंपियंस ऐसे मैदान नहीं छोड़ा करते। हेडिंगली में तीसरा और फाइनल मैच होना था। उससे एक दिन पहले रवि शास्त्री ने टीम मीटिंग बुलाई और खुद को खुला छोड़ दिया। कमरे में उनकी आवाज गूंज रही थी, मेरे को नहीं मालूम तुम लोग कौन है, जो होगा वो होगा यार, लेकिन आज के बाद ऐसा हुआ कि तुम लोग मैच जीतने का अटेम्प्ट भी नहीं किया तो देख लेना, मेरे अंडर जितना समय ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा किसी ने किया तो जब तक मैं इधर है तब तक के लिए वो मैच होगा। तुम लोग मैच हारो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कौन हारता है यार। रवि शास्त्री जितनी भी देर ये सब बोल रहे थे, धोनी वहीं बैठे थे, और इस पूरे दौरान शास्त्री ने अपनी आंखें धोनी पर ही गड़ाई हुई थी, और धोनी ने भी अपनी पलक नहीं झपकाई। वो भी लगातार शास्त्री की आंखों में आंखें डालकर उनकी डांट सुनते रहे। धोनी की तारीफ इस बात पर जरूर होनी चाहिए कि जब उस आदमी को अपनी गलती मालूम होती थी, वो डांट सुनने से नहीं कतराता था। और हाँ, श्रीधर कहते हैं कि रवि शास्त्री ने उस दिन जो किया, शायद ही कोई दूसरा कोच ही करता। उस दिन हर किसी को यह मैसेज मिल गया कि जब धोनी के साथ ऐसा हो सकता था, तो फिर और किसी की क्या बात।